हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लेकर आ गए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11th का पार्ट थर्ड वीडियो। हमने पार्ट सेकेंड जो कि हमारा पूरा पार्ट सेकेंड मेज़रमेंट ऑफ लेंथ पर बेस्ड था, तो उसमें हमने मेज़रमेंट ऑफ लेंथ कंप्लीट कर लिया और अब हम पार्ट थर्ड में मेज़रमेंट ऑफ मास से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे क्लास 11 फिजिक्स में हमारी मेन तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, एम एल थी और इनकी यूनिट्स हमें ठीक है इम्पॉर्टेंट हैं। तो एम एल टी में हम लोग लेंथ का मेजरमेंट देख चुके हैं। अब हम लोग मास से स्टार्ट करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ मास को स्टार्ट करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। कुछ लोग मास और वेट को एक चीज़ मानते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मास और वेट में डिफरेंस है। अब मास क्या होता है? मास मतलब कि कोई भी बॉडी है तो उसमें कितना मैटर है उसे हम कहते हैं मास। और अब इसमें अगर हम लोग मैटर देख रहे हैं, तो अगर हम अर्थ में हैं तो भी उस बॉडी के अंदर उतना ही मैटर रहेगा जितना अगर वो जुपिटर में देखता है तो भी उसके अंदर उतना ही मैटर रहेगा, और अगर वो मून में जा कर के देखता है तो भी उसके अंदर उतना ही मैटर रहेगा। इसलिए आपका मास फिक्स होता है, मतलब हर जगह फिक्स होता है। आप अगर अर्थ में हैं तब भी आपका मास उतना ही है, क्योंकि आपके अंदर उतना ही मैटर है। और अगर आप जुपिटर में चले जाते हैं, नेपट्यून में चले जाते हैं, मून में चले जाते हैं, किसी स्टार में चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपके अंदर उतना ही मैटर रहेगा जितना आपके अर्थ में था। तो इसलिए मास आपका हर जगह फिक्स होता है। और मास की आपकी एसआई यूनिट है केजी, किलोग्राम। ओके। अब हम देखते हैं वेट। वेट क्या होता है? वेट में क्या होता है कि इसमें ग्रेविटी भी इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। मतलब कि कितने फोर्स हम पर लग रहा है कि हम अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या हो रहे हैं। खिंचाव, कितना खिंचाव है हम पर कि हम अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक। तो वो होता है हमारा वेट। वेट का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। मतलब वेट में क्या होता है, मास के साथ साथ जो ग्रेविटी हम पर वर्क एक्ट कर रही है, जो वर्क कर रही है, तो उसका मल्टीप्लाई करके हम लोग वेट निकालते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ठीक। तो आप समझ गए होंगे आपकी मास और वेट में अलग अलग हैं, ठीक है। और वेट जैसा कि हम अभी जान चुके हैं कि ग्रेविटी भी साथ में इन्वॉल्व है। तो अर्थ की ग्रेविटी अलग है, मून की ग्रेविटी अर्थ से बहुत 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 कम है, ना के बराबर। और जुपिटर की अलग, हर जगह के हिसाब से ग्रेविटी अलग अलग है कहीं नहीं है। तो वेट भी अलग अलग होता है। अर्थ में जो हमारा वेट है, अगर हम मून में जाके मेज़र करते हैं तो वो अलग वेट होगा। जुपिटर में मेज़र करते हैं जाके तो हमारा वेट अलग आएगा। बल्कि मास हमारा यहाँ पे भी जितना है उतना ही है, मून में भी रहेगा उतना ही जुपिटर में रहेगा। आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, आपका मास उतना ही रहेगा, लेकिन वेट अलग अलग आएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मेज़र करना है, इनका मास निकालना है, तो क्या इनका मेज़रमेंट केजी में करना ठीक है ना? अब आप ये बताइए कि आप जब दुकान जाते हैं और वहाँ से चीनी खरीद के लाते हैं, शक्कर खरीद के लाते हैं, 1 किलो शक्कर, तो आपकी इतनी वो पन्नी इतनी भर जाती है कि आपके दोनों हाथ, अगर आप 17-18 साल के हैं तो आपके दोनों हाथ, उससे ज़्यादा के तो आपके दोनों हाथ पूरी तरह से शक्कर से भर जाएंगे, है ना? तो 1 किलो में इतनी चीनी आ रही है, और जबकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितने छोटे होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं शक्कर का दाना इतना छोटा होता है और उसमें कितने सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स इसका मतलब बहुत छोटे हैं। आप ये क्लास अपने 9th से 8th से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत 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 छोटे हैं। तो क्या उनको मेज़र करने के लिए केजी एक सही वैल्यू होगी? नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जब मास निकालते हैं तो अब हम लोग यूज़ करते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, यू, है ना, इसका सिंबल होता है यू। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक, कि अब अगर हम बात करते हैं लार्ज मासेस की, अब बहुत 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 ज़्यादा मासेस निकालना है। जैसे हमें यूनिवर्स में किसी चीज़ का मास निकालना है, अर्थ का, है ना, किसी प्लेनेट का, जुपिटर का, या किसी स्टार का, सन, है ना, या किसी एस्ट्रॉयड का। और यूनिवर्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो उसका मास निकाल क्या हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं? नहीं ना। तो उसका मास निकालने के लिए न्यूटन्स के लॉ की मदद से निकालते हैं हम लोग, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से निकालते हैं
बाय ग्रेविटेशनल मेथड। वो हम लोग अभी चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, अपने क्लास 11th में, चैप्टर 8 में फिजिक्स। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगर हम स्मॉल मासेस की बात करते हैं, एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो इसको निकालने के लिए, है ना, इसको निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक, मास स्पेक्ट्रोग्राफ ये हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल मासेस निकालने के लिए, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। ठीक है, और इसकी यूनिट तो अभी मैंने आपको बताई। इसमें हम लोग यूनिट कौन सी यूज़ करते हैं? 1U, है ना, यू का फुल फॉर्म याद है ना आप लोगों को? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल मास अगर हमें निकालना हो तो उसका मेज़रमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फिजिकल बैलेंस का, स्प्रिंग बैलेंस का। ये आप लोग अपने क्लास 10th में और 9th में पढ़ चुके हैं, और अगर आप ICSE बोर्ड के बच्चे हैं तो आप क्लास 7th में ही पढ़ चुके होंगे कि स्प्रिंग बैलेंस, फिजिकल बैलेंस ये क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अब हम देखते हैं मेज़रमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमारा लेंथ हो गया, मास हो गया, अब हम देखते हैं टाइम को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो टाइम को मेज़र करने के लिए हम लोग अब यूज़ करते हैं एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ठीक, एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम आजकल इसी का यूज़ होता है, और इसमें क्या होता है, ये आपका बेस्ड है पीरियोडिक वाइब्रेशंस में प्रोड्यूस्ड इन अ सीशियम एटम, है ना। सीशियम आपका एक एलिमेंट होता है, आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो सीशियम का एटम होता है, तो उसी के जो पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, उसी से हम लोग इसको मेज़र करते हैं टाइम को। आजकल जो हम लोग एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम लोग अदर वर्ड्स में हम लोग सीशियम क्लॉक भी बोलते हैं या एटॉमिक क्लॉक बोलते हैं। ठीक है, बस इतना आपको याद करना है, बाकी दिया तो बहुत कुछ गया होगा आपकी बुक में या रिफ्रेशर में। ठीक है, लेकिन मेज़रमेंट ऑफ टाइम में आपको सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो LMLT ये जो हमारी 3 मैकेनिक्स की क्वांटिटीज़ हैं, या 3 हमारी जो फिजिक्स में यूज़ होने वाली जो 3 हमारी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम ये देखते हैं मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। क्यों? टेम्परेचर हमारा केमिस्ट्री में यूज़ होता है, ये केमिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट। ठीक, मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर आपका केमिस्ट्री में दिया गया है, मेन फिजिक्स में, इसमें आपको फिजिक्स में नहीं दिया गया है। मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन इसको हम इसी में कवर कर ले रहे हैं ताकि हमें केमिस्ट्री के लिए अलग से वीडियो ना बनाना पड़े, क्योंकि यही लेंथ, मास और इसको टाइम का मेज़रमेंट केमिस्ट्री में फिर से दिया गया है। ठीक, तो देखते हैं मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास 3 मेन स्केल होते हैं, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, और यही 3 हमारी यूनिट होती हैं, सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ठीक, और इसमें से आपकी SI यूनिट है कौन सी? केल्विन, है ना, यही SI यूनिट है हमारी केल्विन, और सेल्सियस हमारी है कॉमन यूज्ड यूनिट, है ना, कॉमन यूज्ड यूनिट, और केल्विन है हमारी SI यूनिट। ओके, ठीक, अब ये तीनों का कंपैरिजन दिया गया है। ये हमारा केल्विन स्केल है, ये हमारा सेल्सियस स्केल है, ये हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है। तो इसमें जो 0 केल्विन होता है ना, 0 के टेम्परेचर होता है, उसमें से डिग्री सेल्सियस अगर हम मेज़र करते हैं तो वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, है ना। और फ़ारेनहाइट में जब देखते हैं तो वो होता है -459.67 फ़ारेनहाइट, और इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, है ना, क्योंकि केल्विन हमारी SI यूनिट है और ये हमारा जीरो है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके बाद वो पॉइंट जिसमें वाटर फ्रीज होता है, अभी हमें मेन वाटर को ही देखना है, क्योंकि अभी हम लोग वाटर हमारे लिए मेन होता है। तो वाटर जो फ्रीज होने का पॉइंट होता है वो केल्विन में होता है 273.15 के, है ना, और 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में जब हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक, 32 फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा होता है ये तो हमें याद रहता है, लेकिन उसमें जो उसमें केल्विन में होता है तो वो होता है 273.15 केल्विन।
अब इसके बाद वाटर बॉयल्स होने का पॉइंट, वाटर के बॉयल होने का पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सेल्सियस स्केल में मेजर करें, केल्विन स्केल में वो आता है 373.15 के और 212 एफ, है ना, फ़ारेनहाइट। तो ये आपको एक बार देख लेना है, ठीक। अब इसके बाद केल्विन में अगर हमें कोई टेम्परेचर दिया गया है उसको सेल्सियस में चेंज करने का, या अगर हमें कोई सेल्सियस में दिया गया है उसको केल्विन में चेंज करना हो, तो इन दोनों का रिलेशन होता है एक, ठीक है, वो होता है K इज इक्व टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब प्लस 273 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय डिग्री सेल्सियस में 0 होता है उस समय केल्विन में क्या होता है 273.15। तो 273.15 को हम लोगों ने राउंड ऑफ करके क्या लिख लेते हैं, सिंपली 273। तो केल्विन, तो ये हमारा रिलेशन है, केल्विन इज इक्व टू डिग्री सेल्सियस प्लस उसमें 273 कर देंगे। तो ये हमारा रिलेशन है। इससे हम अगर सेल्सियस दिया गया है तो हम लोग केल्विन निकाल सकते हैं, केल्विन दिया गया है तो डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं। और एक और रिलेशन है फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस स्केल का। अगर हमें फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर दिया गया उसको सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, या डिग्री सेल्सियस में दिया गया उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं दूसरा रिलेशन, क्या, F इज इक्व टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्यों, क्योंकि जिस समय 0 डिग्री सेल्सियस होता है उस टाइम पे इसमें टेम्परेचर क्या आता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो इसमें क्या प्लस करेंगे 32, और इसमें ऊपर वाले में हम लोगों ने क्या प्लस किया था 273। ये आपका डिग्री यहाँ पर नहीं लगेगा, गलत लिखा है, ठीक। इसके बाद अगर हम इनको देखते हैं तो इसमें हमें के से सी कर दिख गया, एफ से सी कर दिख गया, है ना। तो अभी हमारा बचा के और एफ का, है ना। तो आप सीधे एक फार्मूला याद कर लीजिए, वो क्या है, ये वाला, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसको ज़रूर 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 याद कर लें। क्या, K-273/5, ये लिखा हुआ है आपका, K-273/5 इज इक्व टू C/5 इज इक्व टू F-32/9, है ना। इस फार्मूले को अगर आपने याद कर लिया तो अगर आपको K को C में चेंज करना हो तो इन दोनों को यूज़ कर लेंगे, ठीक। किन दोनों को, इन दोनों को इज इक्व टू में रख के यूज़ कर लेंगे। और अगर आपको F और C में चाहिए होगा तो इन दोनों को इक्व टू में रख के यूज़ कर लेंगे और आपका एक निकाल लेंगे। और अगर आपको केल्विन में दिया गया हो, फ़ारेनहाइट में निकालना हो, तो इन दोनों का यूज़ करके हम लोग निकाल लेंगे, है ना। अगर हमें इसमें निकालना होगा तो इन दोनों को इक्वल टू में रख के निकाल लेंगे। तो ये एक फार्मूला है, और इसी एक फार्मूले से आप किसी भी टेम्परेचर के इसमें किसी भी इसमें चेंज करके निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले को ज़रूर 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 याद कर लें, आपके ये बहुत काम आने वाला है।